भौगोलिक विचारधारा। तो अपने पाठ्यक्रम में उसको अपन तमाम चीजों को शामिल करते हुए बात करेंगे। भौगोलिक विचारधारा को डरने जैसा विषय नहीं है। ये मैं पहली क्लास में इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरा थोट वाला पार्ट थोड़ा वीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, बात परिभाषाओं की आएगी तो वहां अपने को उससे शब्द पकड़ने हैं, पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। तो बात अपन विद्वानों में करेंगे, कौन से विद्वान की कौन से भूगोलवेत्ता की कौन सी रचना है, उसका भी कहीं ना कहीं लिंक निकाल के लेंगे और उसको अच्छे ढंग से याद करते हुए चलेंगे। इस पूरे भौगोलिक विचारधारा पार्ट में मैटर बड़ा ही सीमित है, प्रश्न अपेक्षाकृत इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुपातिक रूप में देखें कि जैसे और अपने पार्ट में वहां मैटर कितना कितना है और यहाँ मैटर बड़ा शॉर्ट है, सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन प्रश्न बड़े ही ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को अगर आप हल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम मैटर के अंदर अपने अधिक सारे प्रश्न सही हो, तो आपको इस पार्ट को तो स्किप करना ही नहीं है। एक एक चीजों को आराम से तसल्ली से ध्यानपूर्वक हमें देखते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। पहला ही अपना है कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषाएं क्या है, भूगोल की प्रकृति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आइएगा इसी और बढ़ते हुए अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात आती है आपके सामने भूगोल शब्द के अंग्रेजी रूप को लेकर आती है कि सर भूगोल जो है इसका जो अंग्रेजी रूप है वो क्या है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा कि भूगोल का जो अंग्रेजी रूप है सर ये ज्योग्राफी आता है, यानी भूगोल का जो अंग्रेजी रूप है वो क्या है, ज्योग्राफी है। अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो अपनी जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी जो शब्द मैंने लिखा है, ये ज्योग्राफी शब्द लिखा है, इस ज्योग्राफी शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना। अब जरूरी नहीं है आप यूनानी भाषा ही कहें, आप यूं भी तो कह सकते हैं ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना, यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से यूनानी भाषा कह दीजिएगा, कहीं आप ग्रीक भाषा कह दीजिएगा, बात एक ही। और ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, आइए कौन कौन से दो शब्द हैं। एक शब्द आता है जियो और एक शब्द आता है ग्राफोस। जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब क्या है, वर्णन। कहने का मतलब ज्योग्राफी अपने आप के अंदर क्या करता है, ज्योग्राफी दो ही काम करता है। दो काम क्या करता है, ये पृथ्वी का वर्णन करता ही करता है, साथ के अंदर पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें इन सबका वर्णन भी करता है। तो जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफो या ग्राफोस का मतलब है वर्णन करना, यानी सीधा सा अपन कह सकते हैं कि जियोग्राफी शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आता है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे एक शब्द आता है जियो, एक शब्द आता है ग्राफोस। और इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब आपके मन में एक प्रश्न तो बनेगा और बनना लाजमी भी है कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया। देखिएगा साथियों, अगर मैं बताऊं ज्योग्राफी का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अपन पढ़ते हैं, विचार पढ़ेंगे, जब करेंगे चर्चा कि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन हिकेटियस भूगोल का जनक है, एक व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया हिकेटियस ने, एक व्यवस्थित रूप से किताब लिखी भूगोल की। लेकिन अपन यहां चर्चा कर रहे हैं इसकी कि भूगोल शब्द जो है, ज्योग्राफी जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने काम में लिया, इरेटोस्थनीज ने। किसने, इरेटोस्थनीज ने। आपको याद रखना है यहाँ पे, यानी भूगोल शब्द के प्रयोग का जो श्रेय ये किसे दिया जाता है, तो भाई साहब याद कर लेना, ये इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। यानी भूगोल जो शब्द है, इस भूगोल शब्द के प्रयोग का जो श्रेय ये किसे दिया जाता है, तो आपका जवाब बनेगा इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। सुनना मेरी बात, यानी भूगोल है क्या अपने आप के अंदर, ये पृथ्वी तल का अध्ययन है। अभी अपन ने क्या बात की, पृथ्वी का वर्णन करना, और पृथ्वी तल का अध्ययन है जिस पर मनुष्य क्या करता है, निवास करता है। यानी भूगोल में किया गया संपूर्ण जो अध्ययन है, ये सारा का सारा अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों का दर्पण होता है। यानी यहां बात आ रही है कि मानवीय क्रियाकलापों का क्या होता है, दर्पण। आपको इतना याद रख लेना है कि भूगोल में किया गया समस्त प्रकार का जो अध्ययन है ये क्या है, आप कहेंगे ये अध्ययन मानवीय जो क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों का दर्पण है। और जिस आधार पर भूगोल को क्या कहा जाता है, भूगोल को कहा जाता है मनुष्य का दर्पण। भाई मनुष्य अपनी तमाम क्रियाएं ये कहां संपन्न करता है, मनुष्य अपनी तमाम क्रियाएं ये अपनी पृथ्वी पर संपन्न करता है। और पृथ्वी पर संपन्न करता है, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्रिया हो सकती है, चाहे वो आपका कोई भी क्रिया हो सकती है, ये तमाम क्रियाएं जो है ये कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से लिंक है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि दो देश लड़ रहे हैं, मैंने कहा रूस और यूक्रेन लड़ाई करें, अब इन दोनों में भी कहीं ना कहीं भौगोलिक वजह है। कहने का मतलब ये अंतर संबंधित है चीजें, भूगोल का इतिहास से भी लिंक है, भूगोल का राजनीति विज्ञान से भी है, भूगोल है दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ भी है, भूगोल गणित से जुड़ा हुआ भी है। कहने का मतलब ये हर विषय के साथ, ये हर प्रकृति में उपलब्ध हर पदार्थ के साथ इसका कोई ना कोई संबंध है। और विशेष रूप से तो मानव को केंद्र में रखकर है, मानव की तमाम क्रियाओं का जो अपन कहें विवरण प्रस्तुत करता है, ये किसी न किसी रूप में भूगोल कर ही देता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, भूगोल को मनुष्य का दर्पण कहते हैं। बात आती है आगे कि भूगोल शब्द किसने दिया, तो यहाँ पे बात आ गई कि भूगोल शब्द है ये इरेटोस्थनीज ने दिया। भूगोल शब्द किसने दिया, तो आप कहेंगे भूगोल जो शब्द है ये इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया जाता है। याद कर लीजिएगा कि इरेटोस्थनीज में जो मिस्र में स्थित अलेक्जेंड्रिया प्रयोगशाला थी वहां पर याद रखेंगे, यानी इरेटोस्थनीज ने और साथ में मिस्र की जो अलेक्जेंड्रिया प्रयोगशाला है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से दिया। लेकिन स्पेशल अगर एक बंदा ही अपने से पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा कि भूगोल शब्द है इसको देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि भूगोल का जो नामकरण है ये लगभग ये कितने वर्ष पहले हुआ, तो आप कहेंगे लगभग 2300 वर्ष पूर्व की घटना। लेकिन अब जैसे पूछा कि तीन ऑप्शन आपके सामने, मैंने कहा कि भूगोल का शब्द जो है ये प्रयोग में आया, ये लोगों के सामने आया, तो ये काम कितने वर्ष पहले का काम है, तो आपका जवाब क्या आएगा, ये काम लगभग अपन कह सकते हैं ये काम है 2300 वर्ष पहले का। और जब 2300 वर्ष पहले का काम है तो नीचे तीन ऑप्शन में लिखे हैं, चाहे तीसरी शताब्दी का काम है, चाहे 2300 ईस्वी का काम है, चाहे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का काम। अब लगभग क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 2021 22 23 यही है ना, यानी 21वीं सदी चल रही है, अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसका मतलब 2000 वर्ष ये मान लीजिएगा। और 2000 वर्ष के बाद में आप जैसे ही बेखाते हैं, आप जैसे ही पीछे हटते हैं, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर 2000 तो वो और 300 और भी चले जाओ, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, तो आप कहेंगे भूगोल जो नाम है ये नाम प्रचलन में आता है और इसको देने का श्रेय किसे दिया जाता है, इसे इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। ये चीज लिखिएगा और देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यानी ये नोट्स अपने को बनाते रहने साथ साथ, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी लेकिन इनमें से प्रश्न निकल के आएंगे, ठीक है, ये मैं बता देता हूं। अब बात आती है कि भूगोल जो है इसको लेकर के अपन क्या बात कर सकते हैं, साथियों करना ये आपके सामने एक बात है कि भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भूगोल किसका विज्ञान है, आप कहेंगे भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, यही तो बात कर रहे थे अपन। और इसमें पृथ्वी तल के जैविक और अजैविक यानी भौतिक और जैविक संसाधनों का और इनकी क्षेत्रीय विविधताओं का और साथ के अंदर स्थानिक संबंधों का जो अध्ययन है ये किया तो जाता है। लेकिन अभी मैंने एक बात कही थी, ये सारा का सारा हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये अध्ययन जो किया जाता है ये मानवीय संसार के रूप में किया जाता है। ये किसके रूप में किया जाता है, तो आप कहेंगे ये जो अध्ययन है मानवीय संसार के रूप में किया जाता है। यानी अभी मैंने क्या कहा कि भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है और इसके ऊपर भौतिक तत्व जितने भी हैं उनका, जैविक तत्व जितने भी हैं उनका अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन साथ में इनकी क्षेत्रीय विविधताओं का, इनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन है वो किया किस संदर्भ में जाएगा, वो मानवीय संसार के रूप में किया जाएगा। मानव का तो कहीं ना कहीं जुड़ाव रहेगा ही रहेगा। आगे बात आती है कुछ एक परिभाषाएं हैं यहाँ पे। अब परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा पूछी जा सकती है, एक परिभाषा आ जाए और उसके बाद में उससे संबंधित विद्वान का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। साथियों गौर कीजिएगा, सबसे पहले शब्दकोश ने परिभाषा दी है
शब्दकोश के अकॉर्डिंग क्या आती है कि भूगोल पृथ्वी तल एवं इस पे रहने वाले निवासियों का विज्ञान है, नॉर्मल परिभाषा है। लेकिन अब आएगी विद्वानों की परिभाषा। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में बताता और साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। याद रखिएगा, यानी यहां बात आ रही है भूगोल हमको स्थल और महासागरों में, यहाँ ये शब्द को किस कीजिएगा, पूरी परिभाषा पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अपने को डेफिनेशन लिखनी नहीं है, अपने को डेफिनेशन दी भी मिलेगी तो उसके विद्वान का नाम याद करना है। अब डेफिनेशन में आपको इतना याद कर लेना कि किसकी हो सकती है। यहाँ पे स्थल और महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ ये क्या करता है, विभिन्न लक्षण वाली पृथ्वी की विशेषताओं को बताता है। यानी आपको स्थल और महासागर वाली शब्दावली याद कर लेनी है कि स्थल और महासागर में रहने वाले जो जीव हैं इनके साथ साथ क्या करता है, विभिन्न लक्षण वाली जो अपनी पृथ्वी इसकी विशेषताओं को समझाने का काम कौन करता है, अपना भूगोल करता है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात मेरे भाई साहब ये कह दी स्ट्रेबो ने। किसने कह दी? ये जो परिभाषा है ये दी स्ट्रेबो। अभी परिभाषा और भी खतरनाक है। अब ये परिभाषा भले मर्जी कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको केवल और केवल इस शब्द को पकड़ लेना जिस परिभाषा में संश्लेषणात्मक विज्ञान की बात आ जाएगी। ये भूगोल अपने आप के अंदर एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है, एक होता है विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक का मतलब है ये बहुत सारी चीजों का एक समाकलित अध्ययन करता है और बहुत सारी चीजों को ये शॉर्ट रूप के अंदर आपके सामने रख देता है। तो भूगोल अपने आप के अंदर क्या है, एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। ये कहा पीटर हेगेट ने। किसने कहा? ये कहा पीटर हेगेट ने। तो मैं यहां बात कर देता हूं कि पीटर हेगेट के अनुसार, इसके अनुसार बात आ रही भाई साहब, तो याद रखिएगा पीटर हेगेट के अनुसार आपको याद रखना है कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है और भूगोल वो विज्ञान है तो क्या करता है, तो आप कहेंगे ये पृथ्वी तल जो अपनी पृथ्वी तल है, ये बात बहुत बार आएगी, पृथ्वी तल पर मानव वातावरण के पारिस्थितिकी तंत्र और जो प्रदेशों के स्थानीय तंत्र हैं इनकी संरचनाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये बात समझनी नहीं है, ये बात केवल इसमें आ गई। संश्लेषणात्मक विज्ञान मतलब पृथ्वी तल पे जितनी भी घटनाएं हैं और वो घटनाएं मानव वातावरण के साथ, वो घटनाएं पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, वो घटनाएं प्रदेशों के स्थानिक तंत्र के साथ, उनके स्ट्रक्चर के साथ इस प्रकार से रिलेट है, हम यही कहूं कोरिलेट है, सहसंबंध है इन सारी घटनाओं का, तभी तो संश्लेषण हो रहा है। भाई संश्लेषण किसका करेंगे? जो पहले से बड़ा विस्तृत है, जिसको एक जगह करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, उसको अगर संश्लेषण कर दिया जाए वही तो संश्लेषण। विश्लेषण तो होता है कि एक नाम मिल जाए आपको और फिर आप उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखो और एक ऐसा हो कि आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप उसके बारे में एक लाइन के अंदर एक बात कर, फला व्यक्ति से मिला, क्या बात, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। अब अद्भुत व्यक्ति थे वो आपने लिखा उनकी तमाम विशेषताएं वर्णित कर दी, एक है अद्भुत व्यक्ति है ऐसा कहकर मैं कहूं कि इसके बारे में विश्लेषण कर दीजिएगा, तो ये तो भूगोल तो बहुत बड़ा है। और लेकिन इसे कहा क्या जाता है, इसे संश्लेषणात्मक विज्ञान कहा जाता है। कहने वाला बंदा कौन? पीटर हेगेट। किसने कहा था? पीटर हेगेट। इन्होंने भूगोल के अध्ययन में मानवीय जो अध्ययन है इसको भी क्या किया, शामिल किया। बात आती है कि भूगोल का व्यापक अर्थ में अमेरिका के भूगोलवेता आए हैं जिनका नाम आता है हार्टसॉन। पसंद आता है अमेरिकी भूगोलवेता हार्टसॉन जो है, इन्होंने भूगोल को परिभाषित किया है और ये वाली संतो आप याद रख लेना, जब आगे अपन और जब विचार वगैरह पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा आएगी। 1939। क्या नाम है बंदे का? बंदे का नाम है हार्टसॉन। हंटिंगटन नहीं है, एटनर नहीं है, टिकेटियस नहीं है, हम्बोल्ट नहीं है, ये है हार्टसॉन। तो भूगोल को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित करने का काम किसने किया? हार्टसॉन ने किया। आप कहेंगे किया कब? 1939 में किया। तो यहाँ पर दो परिभाषा याद कर लेनी, स्ट्रेबो की बात आती है तो स्थल और महासागर याद कर लेना है, पीटर हेगेट की बात आती है तो आपको क्या याद कर लेना है, संश्लेषणात्मक याद कर लेना है। इसी प्रकार आगे देखेंगे कि टोलेमी का नाम आएगा तो पृथ्वी तो आभा में विज्ञान है, वो शब्दावली याद कर लेनी है, हर चीजें अपने को याद करते हुए चलनी है। तो देखिएगा इस पे एक बार डेली आप लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये देखिएगा फिर आगे चलते हैं, ये देख पाए, ठीक है। इसके बाद में ऐसा लिखते रहिएगा। अब हॉटसॉन जो है वो क्या कहता है सुनिएगा। हॉटसॉन कहता है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, कि हॉटसॉन कहता है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का, आप इसे एक बात कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील। मतलब यहां मैं एक बात लिख दूं अगर आपको कोई इतराज नहीं हो तो, प्रादेशिक भिन्नता। आप इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता। और हॉटसॉन ने एक बात ये भी कही कि भूगोल का जो उद्देश्य है ये प्रादेशिक भिन्नता का या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना ही है। और ये बात इनकी इस लाइन से स्पष्ट होगी कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूप, इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता है। परिवर्तन है तो विभिन्नता है। परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करना है, मानव तो केंद्र में रहेगा। और साथ ही बातों के कि भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विधा है। पृथ्वी तल के घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती वितरणों, आगे ना बात, अरे विविधता की बात आ रही है, क्षेत्रीय भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता, ये प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन करना, क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर जो परिवर्तनशील जो स्वरूप है इनका वर्णन करना और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहे हैं? तो आपका उत्तर आएगा, ऐसा कह रहे हैं कौन? आपके हॉटसॉन। कहां गए हॉटसॉन? हॉटसॉन अमेरिका के भूगोलवेता रहे हैं। और साथ में कहा इन विविध बदलते हुए वितरणों का अध्ययन करना और साथ में जटिल अंतर संबंधों का जो आपका इंटरफेस है इनका विश्लेषण करना और पृथ्वी तल के परिवर्तित स्वरूप की व्याख्या करना। ये किसका था? ये हॉटसॉन का। अगली परिभाषा भूगोल के बारे में देने वाला बड़ा अच्छा विद्वान रहा है। विद्वान का नाम क्या हो सकता है ये तो अपन बस परिभाषा से याद करना। और ये चीजें एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। आधी रात को कोई पूछे कि स्वर्ग की बात आती है, आभा में विज्ञान की बात आती है, कि पृथ्वी की झलक है, तो झलक की बात आ जाए, स्वर्ग की बात आ जाए, आभा में विज्ञान की बात आ जाए, बिना सोचे समझे टोलेमी कर देना। इसका राइट आंसर जो है ये क्या जाएगा? क्या जाएगा? टोलेमी। यानी ऐसा कौन से विद्वान ने अपनी परिभाषा में कहा कि भूगोल ये पृथ्वी की झलक को, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला कैसा विज्ञान है? आभा में विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? तो आप कहेंगे ऐसा टोलेमी ने कहा। टोलेमी ने क्या कहा? टोलेमी ने कहा कि भूगोल ये पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है।
भूगोल क्या है? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है। ऐसा किसने कहा? ऐसा टोलेमी ने कहा भूगोल के बारे में। अगर आपको पृथ्वी की झलक देखनी है, ऐसा देखना है कि स्वर्ग में बैठ करके आप पृथ्वी को देख पा रहे हैं, तो आप भूगोल को पढ़ लीजिएगा। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आपको आभास होगा कि अपन पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में बैठ करके और एक आभा में तरीके से विज्ञान के स्वरूप में पढ़ पा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है टोलेमी। कौन कह रहा है? टोलेमी। इसके बाद में बात आती है कि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। नहीं याद कर लेना है, आपको इतना याद करना है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा जो पृथ्वी मानव के निवास ग्रह के रूप में है। और ऐसा कहने वाला जो विद्वान है वो कौन है? तो आपका उत्तर आ जाएगा, ऐसा कहने वाला विद्वान कार्ल रीटर है। रीटर यानी रीटर ने क्या कहा? रीटर ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन तो किया जाता है, सामान्य बात है, भूगोल में तो पृथ्वी का अध्ययन किया ही जाएगा, लेकिन यहां बात आ रही है कि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और साथ में याद रखिएगा किस रूप में? पृथ्वी जो मानव के निवास ग्रह के रूप में है उस रूप में अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी। इसके बाद बात आती है कि भूगोल जो है ये क्या है? ये भूतल का अध्ययन है। भूगोल ये भूतल का अध्ययन है। सारे विद्वान अलग से थोड़ी ना बताएंगे 2 गुना 2 4 होते हैं तो 4 ही होता है। अब 4 को आप 1 + 3 4 कह सकते हैं, 4 को आप चाहे -2 4 कह सकते हैं। अगर उत्तर 4 ही निकालना है तो कैसे भी निकालो, है तो भूगोल तो वही रहेगा जिसमें पृथ्वी का विवरण है, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन है। अब वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने शब्दों में इन परिभाषाओं को पिरो दिया है। देखते हैं, भूगोल ये भूतल का अध्ययन है जिसका संबंध इसके विभिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्नता की पृष्ठभूमि से की गई व्याख्या। आपको एक ही शब्द याद कर लेना है, भिन्नता की पृष्ठभूमि की व्याख्या। क्या याद कर लेना है? भिन्नता की पृष्ठभूमि की व्याख्या। और ऐसा कहने वाला बंदा कौन था? आप कहेंगे सर ऐसा कहने वाला बंदा कांट था। आपको याद क्या करना? आपको हॉर्सोन की बात आती है तो याद करना प्रादेशिक विभिन्नता, याद करना क्षेत्रीय विभिन्नता, ये हॉर्सोन याद हो जाएगा। अगर आप याद करना चाहते हैं कांट को याद करना चाहते हैं तो आप याद करना भिन्नता की पृष्ठभूमि। और भिन्नता की पृष्ठभूमि में जो व्याख्या की गई है वो भूगोल है। ये किसने कहा? ये इमैनुअल कांट ने कहा। और भूगोल को जो दार्शनिक स्वरूप देने वाला पहला विद्वान था वो भी कौन था? इमैनुअल कांट था। याद रख लीजिएगा, शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। बात करें शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। जनक कौन कहलाता है? हिकेटियस कहलाता है। परिभाषाएं अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग हैं। मानव के निवास ग्रह के रूप में रीटर ने कहा। बात करते हैं कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान, ये किसने बताया? ये बताया मेरे भाई टोलेमी ने। किसने बताया? टोलेमी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे और बात आई क्या? परिभाषाएं चल रही हैं। नीचे वाले पेज पे परिभाषाओं की चर्चा की मैंने। पीटर हेगेट संश्लेषणात्मक विज्ञान याद रखना है। स्ट्रेबो स्थल और महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाया। तो यहाँ स्थल और महासागर याद कर लेना है। इसके बाद में हॉर्सोन ने आपको बताया प्रादेशिक विभिन्नता याद कर लेनी है, क्षेत्रीय विभिन्नता याद कर लेनी है। टोलेमी ने आपको बताया कि पृथ्वी की झलक याद कर लेनी है। पृथ्वी की झलक को दिखाने वाला जो आपका आभा में विज्ञान है ये कौन सा है? ये भूगोल है। और मानव के निवास ग्रह के रूप में अपनी पृथ्वी है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा रीटर ने। किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा कार्ल रीटर। अब साथियों नोट करना, इसके बाद बात आई कि जब बात आई तो अभी मैं बात कर रहा था, ये चीज नोट लगा के लिखिएगा कि भूगोल को एक विषय के रूप में दार्शनिक आधार प्रदान करने का श्रेय ये इमैनुअल कांट को दिया जाता है। ये बात आपको याद कर लेनी है। इसके बाद में बात आती है कांट भूगोल तथा खगोलिकी, इन दोनों को कांट कहते थे। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, भूगोल अलग है, खगोलिकी अलग है, इसीलिए इनको कहा जाता है तार्किक भूगोल का संस्थापक। क्या कहा जाता है? तार्किक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि तार्किक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे इमैनुअल कांट को कहा जाता है। इसके बाद में समझिएगा साथियों कि भूगोल ये पृथ्वी तल का उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। ऐसा किसने कहा कि भूगोल ये पृथ्वी तल का उसके क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में जो आपका अध्ययन है ये कौन है? तो आप कहेंगे प्रादेशिक विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये तो हमने पढ़ी थी कहां पर? हॉर्सोन में पढ़ी थी सर। लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नता को मानवीय निवास के रूप में, निवास की बात आई। अब आप कहेंगे निवास तो सर यहां भी आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अलग-अलग शब्द आएंगे। निवास ग्रह है, पृथ्वी को मनुष्य के निवास ग्रह के रूप में भूगोल का अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का, उसमें वो है रीटर की परिभाषा। जबकि यहाँ पर बात क्या रही है? यहाँ रही मानवीय निवास के रूप में। निवास की बात आएगी तो हाउस आएगा। हाउस कौन सा हाउस आएगा सर? ये मॉक हाउस आ जाएगा। कौन सा हाउस आ जाएगा? मॉक हाउस या मॉक हाउस नाम के विद्वान रहे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी। सुनिए आगे कहते हैं कि भूगोल वो विज्ञान है जो क्या करता है? जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। अब इसने विश्लेषण बता दिया, पीटर हेगेट ने संश्लेषण बताया। पीटर हेगेट ने क्या बताया? आप कहेंगे पीटर हेगेट ने सर संश्लेषण बताया। पीटर हेगेट ने संश्लेषण बताया। और बात यहाँ ये क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं। और जो विश्लेषण करने का काम, एक बात को 10 बातों में, एक बात को 100 बातों में बताने का काम है, ये एंकर जल्दी कर लेता है। इसलिए ये परिभाषा देने का काम ये एंकरमैन ने किया। किसने किया? एंकरमैन ने। ये विद्वान का नाम है। मैं बात कर रहा था संश्लेषणात्मक विज्ञान, ये किसने कहा? पीटर हेगेट ने। इनको ऐसे याद करना पड़ेगा। जब तक लास्ट तक चलूंगा मैं को 10 बार आपको बोल चुका हूं तो याद हो ही जाएंगे। यानी संश्लेषणात्मक विज्ञान किसने कहा? पीटर हेगेट ने। जबकि यहां बात आ रही है कि प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? ऐसा एंकरमैन ने कहा। बात आती है भूगोल ये पृथ्वी तल पर स्थानिक संगठन के प्रक्रम और प्रारूपों का अध्ययन है। कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा टॉफ्स्की नामक विद्वान ने ऐसा कहा है या ऐसी परिभाषा दी है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में जैसे आप आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आए और प्रकृति परिभाषाएं तो याद करनी होंगी। याद टेंशन नहीं लेनी है, सब हो जाएंगे, चिंता करनी नहीं, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, ठीक है, टेंशन दूर करनी। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। यानी भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न जो क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के साथ। सारी विशेषताएं एक ही आदमी में मिल जाए निश्चित है वो कहीं ना कहीं अमीर आदमी होगा, रिच होगा। अरिच थोपेन याद रखिएगा, ऐसा कहने वाला विद्वान कौन था? ऐसा कहने वाला विद्वान अरिस्टोफेन था। बस जब बात आएगी विश्लेषण की तो विश्लेषण एंकर करता है, संश्लेषण पीटर हेगेट करता है। आभा में विज्ञान पृथ्वी की झलक देखने वाला ये किसने कहा था? टोलेमी ने कहा था। किसने कहा था? टोलेमी ने कहा था। ये आपको याद कर लेना है। और यहां पर बात कर रहे हैं कि पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी समस्त विशेषताओं की सारी विशेषताएं ये तो एक ही बंदे में हो सकती है जो अमीर हो, ठीक है। फल का अध्ययन कार्यात्मक रूप में, कार्यात्मक रूप में, उपपत्तक दृष्टिकोण से किया जाता है, इसने कहा।
जब कारणात्मक बात आई, कार्यात्मक बात आई, उपयुक्त दृष्टिकोण की बात आई, ये ऐसी परिभाषा, इतने कनिष्ठ शब्दों की परिभाषा हर मन की बात नहीं है। ये तो कोई मन ही कर सकता है, ये तो कोई मन ही कर सकता है। तो याद कर लेना, हेरमैन नाम का विद्वान था। कौन से नाम के विद्वान की परिभाषा है ये? तो याद कर लीजिएगा, साथ में लिख देता हूं मैं, हेरमैन नाम के विद्वान की परिभाषा है। कौन सी है? आपका जवाब आएगा, हेरमैन नाम के विद्वान ने कहा फल का अध्ययन ये कार्यात्मक रूप में, कार्यात्मक रूप में और उपयुक्त दृष्टिकोण से किया जाए तो वो भूगोल है, ऐसा हेरमैन ने कहा। भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है, भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है, सबसे याद होने वाली परिभाषा, बिल्कुल छोटी सी। ये तो कोई बंदा दे सकता है जो थोड़ा हटके काम करे। लीक गाड़ी चले, लीक चले कबूत, और लीक से हटके तीन चले, सायर सिंह सबूत, कहते हैं सिखावत है। तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई, भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है, ऐसा तो वो ही दे सकता है जो थोड़ा हटकर चले। हेटनर ने, इसने दी डेफिनेशन, हेटनर ने दी। बात आती भूगोल में संसार का और उसके निवासियों का वर्णन है। संसार की बात आ गई, उसके निवासियों की बात आ गई, तो लगा दो स्टैंप और कर दो इसको पक्की बात को। जब बात आई गई तो कर दो इसकी पक्की बात। यानी ये कहा किसने? ये डडले स्टाम्प ने कहा। यानी ऐसा कहने वाला विद्वान कौन? आपका उत्तर आ जाएगा डडले स्टाम्प। याद रह जाएगा इतना कि भूगोल में संसार का और उसके निवासियों का वर्णन है, डडले स्टाम्प ने कहा। इतने विद्वान के नाम आपको याद करने हैं। भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है, क्षेत्रीय विज्ञान है, हेटनर ने कहा। बात कर रहे हैं संसार का उसके निवासियों का वर्णन, ये डडले स्टाम्प ने कहा। अरिस्टोटेल ने कहा समस्त विशेषताओं का अध्ययन है, कारणात्मक, कार्यात्मक, ये हरमन की बात है, हरमन की बात है। याद रख लीजिएगा, बेग चलता हूं, यहाँ पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ में मानवीय निवास के रूप में ये मौका उसने कहा था, जबकि मानव का निवास ग्रह है वो पृथ्वी, उस पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ये रिचर्ड ने कहा था। टोलेमी ने पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामी विज्ञान कहा था। बात आती है पीटर हेगेट की संश्लेषणात्मक विज्ञान कहा था। स्थल और महासागरों की बात आई तो स्टेफो ने कहा था। ऐसे ही अपने को याद कर लेना है और इनको लिख लेना है। फिर ये दो एक परिभाषाएं और हैं, ये ज्ञात है। भूगोल पृथ्वी तथा मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है। ये भी भूगोल को समझने के लिए परिभाषाएं विद्वानों को नाम नहीं है। भूगोल में पृथ्वी तल का विवरण क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है, ऐसा भी भूगोल के अंदर ही आता है। तो ये चार परिभाषाएं और लिखिएगा, फिर आगे अपन बात और करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हेटनर की एक परिभाषा और मैं लिखवा देता हूं, एक बार लिखिएगा। याद की बुक में दे रखी है 240 भाई ने, लिखिएगा एक परिभाषा और लिखिएगा इनके बाद में। ये परिभाषा आपको लिखनी है कि भूगोल धरातल के विभिन्न, लिखिएगा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये परिभाषा भी किसकी है? हेटनर की। हेटनर ने क्या कहा, फिर से सुनिएगा कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। हेटनर की परिभाषा और सोन की परिभाषा, ये दोनों आपकी बुक में दी हुई है कक्षा 11 वाली में, इसलिए इन दोनों को आप अच्छे ढंग से याद कर लेना। बाकी जितनी भी लिखवाई है ये सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, मलाई है, कई किताबों से इकट्ठी करके लिखी गई है। एक किताब में इतनी सारी परिभाषाएं आपको नहीं मिलने वाली। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों बात ये आती है कि एक होम्स नाम का विद्वान हो रहा है, उसने भी कुछ कहा है, उसके भी चलो लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। होम्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा कि वह भाग, होम्स ने कहा वह भाग जो मानव के रहने का स्थान है उसका अध्ययन ही भूगोल है। ऐसा होम्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा, क्या कहा? वह भाग जो मानव के रहने का स्थान है उसका अध्ययन ही क्या है? आप कहेंगे उसका अध्ययन ही भूगोल है। ऐसा किसने कहा? होम्स ने कहा। एक परिभाषा छोटी सी बोल दी। अब इस परिभाषा के बाद में आगे चलते हैं, तो बात आती है भूगोल की चार विचारधारा। कौन कौन सी चार विचारधाराएं हैं? चारों के कई बार सुमेलित करने में प्रश्न आ जाते हैं, सुमेलित कीजिए कौन सी विचारधारा कहां की। सबसे पहले बात आती है लैंडसॉफ्ट विचारधारा की। ये लैंडसॉफ्ट विचारधारा है कहां की? आपका उत्तर आएगा, ये लैंडसॉफ्ट जो विचारधारा है ये जर्मनी की विचारधारा। कहां की विचारधारा है? जर्मनी। सुनिएगा मेरी बात, ये लैंडसॉफ्ट जो शब्द है इसका अर्थ होता है दृश्य भूमि और साथ में प्रदेश, ये दोनों से ही इसका अर्थ लगाया जाता है लैंडसॉफ्ट का। और प्रदेश का अर्थ और साथ में उसकी मानवीय विशेषताएं, प्रदेश, दृश्य भूमि और उसकी मानवीय विशेषताएं, इन तमाम चीजों का एक संकलित रूप में अध्ययन, ये भूगोल का मूल है, ये भूगोल का मोटो है। ऐसी एक विचारधारा चली जर्मनी में, उस विचारधारा को नाम क्या दिया गया? लैंडसॉफ्ट दिया गया। एक अंग्रेजी में शब्द लैंडस्केप भी आता है, कहीं ना कहीं इससे ही जुड़ा हुआ माना जा सकता है, और लैंडस्केप का अर्थ होता है दृश्य भूमि, और ये शब्द है लैंडसॉफ्ट। प्रश्न आ सकता है कि जर्मनी में पली बड़ी विकसित जो विचारधारा रही है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे लैंडसॉफ्ट विचारधारा। अब ये चीज ना लिख के आगे वाली सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि जर्मनी, और जर्मनी में कौन सी विचारधारा? लैंडसॉफ्ट विचारधारा। प्रश्न आएंगे सुमेलित करने में सीधे, लैंडसॉफ्ट विचारधारा ये कहां की है? तो आप कहेंगे जर्मनी की, लैंडसॉफ्ट विचारधारा जर्मनी। इसके बाद बात आती है कि वैज्ञानिक जो भूगोल का प्रारंभिक विकास है ये कहां पे हुआ? तो साथियों गौर करना, वैज्ञानिक भूगोल का जो प्रारंभिक विकास है ये जर्मनी में हुआ। वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक जो विकास है ये कहां पर हुआ? तो आपका उत्तर आएगा सर ये जर्मनी में। वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभिक विकास कहां होता है? तो आप कहेंगे सर जर्मनी में। बात आती है फ्रांस में कौन सी विचारधारा पनपी? फ्रांस में विचारधारा पनपती है मानव पारिस्थितिकी की विचार। अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूंगा कि मानव पारिस्थितिकी, ये एचआर बेरोज ने दी थी, आगे आएगी चर्चा। मानव पारिस्थितिकी विचारधारा ये कहां पनपती है? तो भैया आपका जवाब बनेगा ये फ्रांस में पनपती है। जबकि बात आ जाए कि अवस्थिति की विचारधारा, अवस्थिति की कि किसी भी स्थान की जो स्थिति है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो अपन कहें जहां पे वो है, वो कहीं ना कहीं भूगोल के लिए बना हुआ है और वो पूरे के पूरे और सिस्टम को प्रभावित करेगा। यानी इस एक चीज से किसी भी स्थान की स्थिति, आज भारत की स्थिति है, इसके एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ हिमालय, कहीं ना कहीं से सारी चीजें प्रभावित होंगी। और प्रभावित कर कौन रहा है? भारत का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी कर रही है। ऐसी विचारधारा कहां बनती? जैसे अमेरिका में बनती, मानव पारिस्थितिकी यानी मानव का और पर्यावरण का सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि ने कहा कि प्रकृति को कहा कि तुमने मिट्टी बनाई हमने दीपक बनाया, तुमने मिट्टी बनाई हमने दीपक बनाया,
तुमने रात बनाई, तुमने मिट्टी बनाई, हमने कप बनाया, तुमने रात बनाई, हमने दीपक बनाया, तुमने पर्वत पठार मैदान मरुस्थल बनाए, हमने बाग बगीचे खेत खलिहान बनाए। यानी प्रकृति से लिंक है मानव। आपको कहीं ना कहीं पूरी चीजें उसकी प्रकृति से प्रभावित होती रहती। आगे फिर बात चलती ये तीन के बाद में चौथी विचारधारा और बता देता हूं। सोवियत संघ में जो विचारधारा पली बड़ी, ये भौतिक और मानवीय तत्वों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों की समिश्र समकाल प्रदेश की विचारधारा थी। प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि समिश्र समकाल प्रदेश की ये अवधारणा ये कहां पली बड़ी, तो आप कहेंगे सोवियत संघ। क्या याद कीजिएगा कि भौतिक और मानवीय तत्वों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों की तो आपकी विचारधारा जिसका नाम आता है समिश्र समकाल प्रदेश की विचारधारा, ये कहां की है, तो आप कहेंगे रूस की है, सोवियत संघ की है। और इन चारों विचारधाराओं का मिला जुला जो स्वरूप है ये ही भूगोल का वास्तविक रूप बनता है। लैंडसॉफ्ट विचारधारा जर्मनी में चली, मानव वास्तविक विचारधारा फ्रांस में, बात करते हैं अवस्थिति की अमेरिका में, और समकाल समिश्र की जो आपका विचारधारा रही ये कहां पर, सोवियत संघ में। तो बताइएगा कि पृथ्वी की झलक उस स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान पृथ्वी है। इसने कहा था टोलेमी ने, पृथ्वी तो क्या है, ये संश्लेषणात्मक विज्ञान है। पीटर हेगेट ने कहा था, संश्लेषण जब पीटर हेगेट ने किया, टैंकर जो होंगे वो विश्लेषण कर देंगे और समस्त विशेषता एक ही आदमी में मिलेंगे, वो तो रीच हो जाएगा, रिस्पोकेन हो जाएगा। अरे इसे तो याद करना है, चित्र वर्णन विज्ञान ही इसने कहा, हेगेट ने कहा था। बात करते हैं मानव के निवास ग्रह के रूप में जो पृथ्वी है उसका अध्ययन है, मानव के निवास ग्रह के रूप में, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था रीटर ने। किसने कहा था, रीटर। आगे बात आती है भूगोल के अंतर्गत दो प्रणालियां, एक बार स्कूल के आगे चलो, इस स्कूल के आगे अब देखिएगा आगे जो बात आएगी कि यहां पर एक बात लिखी कि भूगोल के अंतर्गत दो प्रणालियों का अध्ययन स्पेशल रूप से किया जाएगा। एक तो आएगी पारिस्थितिकी प्रणाली, एक आएगी स्थानिक प्रणाली। दोनों क्या है समझिएगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में स्पेशल रूप से मैं अभी भी बात कर रहा था कि वातावरण और जो मानव है ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इस बात पर विशेष जोर है कि वातावरण और मानव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बात आती है कि मानव वर्ग अपने वातावरण के अनुसार अपनी शारीरिक क्रियाओं का आवश्यक अनुकूलन करता है। मनुष्य क्या करता है, जैसा उसका वातावरण होगा वो उसी के अकॉर्डिंग शारीरिक क्रियाओं का अनुकूलन कर लेगा, करेगा। सर्दी में नहीं नहाते हो 6 दिन तक, ये वातावरण के अकॉर्डिंग तो अनुकूलन करते हो, गर्मी में 3 बार नहा लेते हो, तो नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, नहीं लेते हैं सर्दी में तो 5-4 दिनों से एक बार तो नहीं लेते। अनुकूलन करता है, कुछ रूपांतरण वातावरण में भी करता है, कुछ रूपांतरण वो वातावरण में भी कर लेता है, कुछ तो एडजस्ट हो जाता है और कुछ वो अपने आसपास के क्लाइमेट को चेंज कर लेता है। मनुष्य जहां गर्म प्रदेश है वहां पर वो एडजस्ट भी होता है और वो पंखा लगाकर कुछ रूपांतरण भी कर लेता है, कूलर लगाकर और रूपांतरण कर लेता है, एसी लगाकर और रूपांतरण कर लेता है। मतलब क्या समझे आप, मतलब यही तो है, यही तो पारिस्थितिकी प्रणाली है कि प्रकृति के साथ एडजस्ट कर लेना, कुछ प्रकृति को चेंज कर लेना, अपने आसपास के वातावरण को चेंज कर लेना, ये पारिस्थितिकी। अब बात आती है कि वातावरण, ये लाइन पूरी नहीं लिखी, इससे पहले लिख देता हूं कि वातावरण तथा मानव एक दूसरे को, वातावरण तथा मानव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आप कहेंगे प्रभावित करते हैं। उसके बाद में लिखना है वातावरण तथा मानव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात उस प्रदेश के भौतिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। यानी वातावरण और मानव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या अपन कहें कि वातावरण और जो मानव है ये किसी एक प्रदेश विशेष जो होगा उसके अंदर क्रिया करके आपस में उसे प्रभावित करेंगे और साथ के अंदर प्रभावित करते हैं, अर्थात उस प्रदेश को भौतिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। वातावरण तथा मानव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उस जहां भी वो है जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश के भौतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों को निर्धारित करते हैं। भौतिक प्रतिरूपों को निर्धारित करेंगे, कैसे करेंगे बताइएगा मुझे। यानी जहां पर इंदिरा गांधी रहराज है वहां पर तो मरुस्थल था, लेकिन मनुष्य ने कुछ प्रकृति को प्रभावित किया, प्रदेश को प्रभावित किया, उस मनुष्य ने भी वातावरण ने भी, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और आज वहां पर इंदिरा गांधी नहर होगी, पहले तो वहां पर मरुस्थल था। जब इंदिरा गांधी नहर होगी तो वहां पर लोग रहने लगे तो जहां लोग रहेंगे वहां पर संस्कृति का विकास हो जाएगा, अपने आप ही होगा, सांस्कृतिक विकास हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये तो होगी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बाद में आता है स्थानिक प्रारूप, यानी एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से संबंधित करने वाली जो प्रणाली है, ये क्या है, ये है आपका स्थानिक प्रारूप। मतलब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को प्रभावित करेगा, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ये जो प्रणाली है ये क्या कहलाती है, स्थानिक प्रणाली कहलाती है। अब बात आती है भूगोल का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से ये क्या है। भाई हम आज लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, आखिर भूगोल चाहता क्या है, चाहते क्या हो, यानी भूगोल चाहता क्या है, ये भूगोल का उद्देश्य है। इसको देखते हैं सामान्य रूप से अगर हम देखें तो भूगोल का जो उद्देश्य है ये भूतल पर भौगोलिक और जो मानवीय संबंध है इनका अध्ययन करना है, ये भूगोल का सामान्य उद्देश्य। भूगोल चाहता है कि भौगोलिक और मानवीय जो संबंध है इनका अध्ययन किया जाए। फिर बात आती है नेक्स्ट की भूगोल का उद्देश्य संसार के ज्ञान में वृद्धि करना है। भूगोल का उद्देश्य क्या है, संसार के ज्ञान में वृद्धि करना है। और बात आती है कि पृथ्वी तल का अध्ययन ये किस रूप में किया जाए, मानव संसार के रूप में किया जाए। और ये जो बात मानव संसार के रूप में, मानव पारिस्थितिकी विचारधारा, मनुष्य प्रकृति को ज्यादा एक दूसरे से क्लोज करके ये बातें जो चली ना, ये 1960 के बाद में जाती। भूमि और मानव की यथार्थताओं का अध्ययन करना ये भूगोल का पर्पज है। भूमि और मानव की जो यथार्थताएं हैं, वास्तविकताएं जो हैं, उनको रखा जाए सामने, लोग उसका अध्ययन करें, ये भूगोल चाहता है, ये भूगोल का उद्देश्य है। आपका भी तो कोई पर्पज होगा ना। जैविक और अजैविक सभी का अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। अब भूगोल में अपन लोग ये नहीं पढ़ते नदी के पतन से कौन-कौन से कार्य हुए, पवन के पतन से कौन-कौन से कार्य हुए। अपन भूगोल में ये नहीं पढ़ते कि वायु रिजर्व कहां है कितने, अपन भूगोल में ये नहीं पढ़ते कि वन्यजीव उद्यान कहां है कितने, क्या अपन भूगोल में जनसंख्या के वितरण प्रारूप को नहीं पढ़ते, पढ़ते तभी तो क्या जैविक और अजैविक सभी का अध्ययन करते हैं। भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट कर देता है। नीतिवाद, संभववाद, नवनीतिवाद कहां पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। और ये स्पष्ट कर दे रहा है कि मानव का भूगोल के साथ क्या संबंध है, बोले तो प्रकृति के साथ। ये भूगोल का उद्देश्य है, बिल्कुल सीधा दिखा दो दर्पण की तरह। बात आती है मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन करना, ये भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल चाहता है, भूगोल विषय चाहता है कि आप मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन करो। आपको यही नहीं पता कहां पर लोहे का भंडार, कहां पर तांबे का भंडार, कहां पर कोयले का भंडार है, आप उद्योग लगा लोगे, लग पाएगा। आपको ये नहीं पता कि कहां पर भूजल स्तर ऊंचा है, कहां पर भूजल स्तर नीचा है, आप बस्तियां बसा पाओगे नहीं उसी ढंग से, नहीं बसा पाओगे। आपको ये नहीं पता कि कहां पर झील है, कहां पर नदी है, कहां पर अभ्यारण्य है, तब तक आप अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसका मतलब प्रादेशिक अध्ययन करवाना चाहता है भूगोल कि कहां-कहां प्राकृतिक संसाधन उनको आप देखिएगा और उनको प्रयोग कराने में सक्रिय योगदान देना चाहता है।
भूगोल चाहता है अध्ययन कीजिए, मुझे पढ़िए, मुझे जानिए, तब जाके आप संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएंगे, विवेकपूर्ण उपयोग कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी ना अपन ने, सतत पोषण विकास की चर्चा की थी, उसी की बात करें। आगे फिर बात आई कि पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक विकास योजनाओं में और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में योगदान देता है भूगोल। भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं ये पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। हिमालय के अंदर हिमरेखा, पूर्वी हिमालय में क्या है, पश्चिमी हिमालय में क्या है, वहां से हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से नदी आ रही है, नाले आ रहे हैं, तभी तो पूरी योजना बन पाएंगे। मैदानी क्षेत्रीय मरुस्थल है, ये सारे के सारे भूगोल के पर्पज हैं, ये भूगोल के उद्देश्य हैं। प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से भूगोल का उद्देश्य नहीं है, तो इस डिब्बी से उत्तर देना है, केवल इन लाइनों पे निर्भर नहीं रहना। मतलब ये ज्ञानात्मक प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा अवबोधात्मक प्रश्न, आपके अंतर्मन को, आपके बोध को चेक करने वाला प्रश्न आएगा। ये कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि भूगोल क्या चाहता है, भूगोल से अपन लोग, भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम तक भूगोल पहुंच रहा है, मैं आप तक भूगोल पहुंचा रहा हूं, इसका उद्देश्य तो नौकरी लगाना है, लेकिन भूगोल पढ़ना और पढ़ाना इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे ये तमाम उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं आपको चरण से बात समझ आई होगी। इसके बाद देखिएगा साथियों, जैसे ही आप आगे चलेंगे, चाहिए यहाँ पे दिखा नहीं, लिख देता हूं, ये भूगोल के उद्देश्य है, ठीक है, भूगोल के उद्देश्य, ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में बात आती है कि भूगोल के उद्देश्य को लेकर के एटलर ने एक बात कही, क्या कही, जो परिभाषा में कही वही बात यहाँ की, कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करना है, और भूगोल को इन्होंने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, क्षेत्रीय विभिन्नता, प्रादेशिक विभिन्नता, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विभिन्नता, हॉटसॉन ने कहा था। किसने? हॉटसॉन। बात आती है बेरोज जो रहे हैं, क्या आ सकता है प्रश्न, इन्होंने भूगोल का उद्देश्य पारिस्थितिकी का अध्ययन करना बताया है। एच आर बेरोज, याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि भूगोल का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, ये पारिस्थितिकी का अध्ययन है, इसने कहा एच आर बेरोज। इसके बाद में बात आती है कि पृथ्वी तल पर प्रादेशिक भिन्नता जो है, उसके कारण जो पृथ्वी परिघटनाएं होती हैं, इनको समझना। क्या अपन नहीं देखते कि भूकंप कहां आते हैं, ज्वालामुखी प्रशांत की पेटिका में ही ज्यादा क्यों आते हैं, यही तो भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी तल पर प्रादेशिक विभिन्नता है, कहीं महाद्वीप है, कहीं महासागर है, कहीं प्लेट टकरा रही है, कहीं प्लेट डूब जा रही है, और उनके कारण जो पृथ्वी परिघटनाएं होती हैं, उनको समझना। और समझने के बाद में प्रकृति की जैविक और अजैविक प्रणालियों का अध्ययन करना, बिल्कुल सही बात। स्थानिक वितरणों व संबंधों का अध्ययन करना, ये भी भूगोल का उद्देश्य है। पृथ्वी का वास्तविक प्रदर्शन करना, चाहे वो शब्द चित्र के माध्यम से, चाहे वो मानचित्र के माध्यम से, ये भी भूगोल का पर्पज है। भौगोलिक तत्वों का मानचित्र की सहायता से सरल निरूपण किया जाना, ये भी भूगोल का पर्पज है। प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना, ये भी भूगोल का पर्पज है। और संसाधन के संरक्षण का ज्ञान बांटना, ये भी भूगोल का पर्पज है। जब तक आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में मैंने नहीं बताया, तब तक भी आपके मन में कुछ चीजें अधूरी थी। आप अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे थे कि अपने को संसाधनों का उपभोग ज्यादा क्यों करना चाहिए। और एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते, अगर आप बाहर जाएं जब भी कमरे से, जब लाइट का बटन आप बंद करना शुरू कर देंगे, आपके अंतर मन में भूगोल समा चुका है। आप पानी को व्यर्थ बहाना बंद कर देंगे, इसका मतलब आपके मन में भूगोल जा चुका है, आप भूगोल को समझ चुके हैं, आप भूगोल को जान चुके हैं। यानी संसाधन भले मर्जी हमने पैसे देके खरीदे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं है, वो पीछे वाली पीढ़ियां छोड़ के दी थी हमारे लिए। हमें भी मितव्यतापूर्ण, सतर्कतापूर्ण और सतत तरीके से उनका उपभोग करते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको छोड़कर जाना है। और ये चीज हमें कौन सिखाता है? भूगोल सिखाता है। जो सिखा देगा तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, नहीं सिखाएगा तो भी क्या रहा, उसका तो उद्देश्य है ये सिखाना, ये भूगोल का उद्देश्य है। बात करें कनाडा के भूगोल बेटा जो चैपमैन है, इन्होंने भौगोलिक अध्ययन के निम्न पक्ष बताए हैं: स्थान, देश और काल, मतलब समय का पक्ष, स्थान, देश, काल। टैंकरमैन ने इन तत्वों को बताया है: विस्तार, घनत्व और अनुकरण। ये तो फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, बाकी कोई खास बात है। ये भूगोल के इतने उद्देश्य हैं, एक बार रिपीट करवा देता हूं और आप लिख लीजिएगा इनको। इनमें आप देख पाइएगा, पहले पे कि हेटलर ने भूगोल का उद्देश्य क्या बताया? पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करना, ये भूगोल क्षेत्र वर्णन विज्ञान ऐसा कहा। बेरोज ने कहा कि मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन, पृथ्वी तल पर प्रादेशिक भिन्नता के कारण जो परिघटनाएं उत्पन्न होती हैं उनको समझ पाना, और साथ में पृथ्वी की जैविक और अजैविक प्रणालियों का अध्ययन कर पाना, ये उद्देश्य है। बात करते हैं स्थानिक वितरणों का संबंधों का अध्ययन करना, पृथ्वी का वास्तविक प्रदर्शन करना, भौगोलिक तत्वों को मानचित्र की सहायता से निरूपित करना। नेक्स्ट बात आती है प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करना, संसाधन संरक्षण का ज्ञान बांटना। ये सारी चीजें क्या हैं? आप कहेंगे सर ये भूगोल के उद्देश्य है, ये ज्योग्राफी का पर्पज है, भूगोल ये चीज चाहता है अपने से, अब हम कितना दे पाते हैं और भूगोल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कहां तक सफल हो पाता है, भूगोल का अध्ययन ये तो समय बताएगा। अब आ रहा है भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति कैसी है? बात कर रहे हैं, भूगोल की प्रकृति सदैव एक से नहीं है, सदैव परिवर्तनशील है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, प्रकृति का नाम ही परिवर्तन है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भूगोल की प्रकृति भी बदलती रहेगी, भूगोल का नेचर भी बदलता रहेगा। भूगोल शुरुआत में केवल पृथ्वी तल का विज्ञान था। जब शुरुआत हुई ना भूगोल पढ़ने पढ़ाने की, ये सोचा जाने लग गया कि भूगोल तो केवल ये जानकारी देता है कि पृथ्वी कैसी है और पृथ्वी क्यों है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ही आगे चले, मैंने क्या कहा पहली लाइन में, मैंने कह दिया कि इसकी प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है और आगे आगे बदलती जाएगी। जब तक मात्रात्मक क्रांति नहीं आई थी, माध्यम का बहुलक कहां भूगोल में पढ़ा जाता था, ये तो गणित में पढ़ा जाता था, लेकिन भूगोल की प्रकृति तो परिवर्तनशील है, सतत निरंतर इसकी प्रकृति में परिवर्तन होते रहेंगे। शुरुआत के अंदर भूगोल का नेचर था, वो क्या था कि पृथ्वी तल का अध्ययन करना, बाद में फिर प्रादेशिक अध्ययन करना, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना, भू आकृतियों का अध्ययन करने के साथ साथ मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करना, उनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति की परिघटनाओं का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तमाम उद्देश्य तो बाद में आए। यानी क्षेत्रीय तत्वों का अध्ययन होता है, प्रादेशिक अध्ययन, ये भूगोल की प्रकृति। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान, मैं तो यूं कहूंगा, ये मेरा विचार, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा इतना सा भूगोल लेता हूं, मेरा भी विचार है कि भूगोल संश्लेषणात्मक भी है और भूगोल विश्लेषणात्मक भी है। भूगोल संश्लेषण तो करता है, निश्चित रूप से करता है, लेकिन भूगोल कई तथ्यों का विश्लेषण भी करता है। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो भूगोल मोटे रूप में संश्लेषणात्मक विज्ञान। भूगोल व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक, ये भूगोल का नेचर। व्यवहारिक जो समस्याएं, वो समस्याएं जब हमारे सामने आती हैं, उनके समाधान में भूगोल सहायक। सूखे की समस्या आई, सूखे के कारणों का पता लगाएगा, क्यों, सारी चीज भूगोल में पढ़ पाएंगे। उसके निवारण के लिए कहीं ना कहीं मनुष्य विचार करेगा। व्यवहारिक समस्या है, भूकंप के आने से पहले कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं, भूकंप आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दीजिएगा,
व्यवहारिक समस्या इसका समाधान भूगोल को समझने से पढ़ने से हो सकता है। बात आती है नेक्स्ट आगे कि भूगोल वितरणों का विज्ञान है। हाँ बिल्कुल सही है, भूगोल है ये कोई एक चीज नहीं है, ये कई प्रकार के वितरणों से मिला हुआ कई प्रकार की चीजों का एक समापित रूप अपन कह सकते हैं, तो वितरणों का विज्ञान। भूगोल अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड जैसे आप कह सकते हैं, अप्लाइड को यहाँ व्यवहारिक मत समझिएगा, व्यवहारिक तो अलग है, अपन अलग से पढ़ेंगे व्यवहारवाद। यहाँ पर अप्लाइड है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ज्योग्राफी अपने आप के अंदर एक अप्लाइड सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ये बात आ गई। जीव भौतिक विज्ञान है, ये मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है और सभी दृष्टिकोणों का इसमें संयुक्त रूप से प्रयोग होता है, इसमें बात कहेंगे भूगोल में, ये भूगोल की प्रकृति। आप कह सकते हैं, यहां मैं और लिख देता हूं कि भूगोल मात्र विज्ञान के रूप में। भूगोल किसके रूप में है? आप कहेंगे भूगोल मात्र विज्ञान के रूप में। और ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा एंकरमैन ने। भूगोल तो विषयों का विषय है। भूगोल क्या है? भूगोल सर विषयों का भी विषय है। ऐसा किसने कहा भैया? भूगोल को विषयों का विषय बताया हार्टसॉन ने। हार्टसॉन इन्होंने कहा भूगोल एक विषय नहीं है, तो तमाम कई विषयों का विषय, और सारे जो विषय है ना ये बाद में ही बन पे हैं। भूगोल तो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति तब से चल रहा है, तो मुस्कुराइए आप, भूगोल बेटा है आप ही के अंदर, हम आप ही के अंदर रीटर, आप ही के अंदर कुमारी सेंकुल, हाँ आप ही के अंदर ईसा बोमेन, आप भूगोल बेटा मुस्कुराइए, अपन इतने पुराने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो भूगोल विषयों का विषय है, भूगोल व्यवहारिक विषय, व्यवहारिक भूगोल कैसा विषय है? व्यवहारिक विषय। याद रख लेना, भूगोल में अंतर संबंधों का विषय, भूगोल अंतर संबंधों का विषय है। आप कहेंगे स्थानों व क्षेत्रों की खोज का विज्ञान, खोज का विज्ञान, ये सारा भूगोल का नेचर है, ये सारी भूगोल की प्रकृति है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल कैसा। अभी अपन क्या बात कर रहे थे? भूगोल के पर्पज क्या, भूगोल के उद्देश्य क्या। अब अपन क्या चर्चा कर रहे हैं? अब अपन चर्चा ये कर रहे हैं कि भूगोल की प्रकृति कैसी है। और भूगोल की प्रकृति मैंने कहा सदैव एक से नहीं है, सदैव परिवर्तनशील है। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, भूगोल में क्षेत्रीय तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है, प्रादेशिक अध्ययन होता है। भूगोल अपने आप में एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। बात आती है भूगोल एक व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक है, भूगोल एक वितरणों का विज्ञान है, भूगोल अनुप्रयुक्त विज्ञान है, भूगोल जीव भौतिक विज्ञान है, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान है, और सभी दृष्टिकोणों का ये संयुक्त प्रयोग है। भूगोल मात्र विज्ञान के रूप में एंकरमैन ने कहा विषयों का विषय है, ये हार्टसॉन ने कहा व्यवहारिक विषय है, अंतर संबंधों का विषय है, स्थान और क्षेत्रों की खोज का विज्ञान भूगोल है। ये भूगोल का नेचर है, ये भूगोल की प्रकृति है। देखिएगा ये हुई बात भूगोल की प्रकृति की, नेचर भूगोल का कैसा। अब इसके बाद कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उनका कोई पाठ्यक्रम से लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने को जरूरी है। टॉपिक में अपना पहले में ये था कि भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र। अब अपन चर्चा करते हैं कि भूगोल का एक विषय के रूप में विकास क्रम, क्या अपन कहें कि भूगोल की जो विचारधारा अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें भूगोल के विकास को भी अपने को देखना होगा। इस प्रकार से इसकी एक अपन श्रृंखला चली है। भूगोल के विकास का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि प्रारंभिक विकास की अवस्थाएं भूगोल की जो रही है ये बड़ी ही मंद अवस्थाएं रही है। भूगोल का विकास शुरुआती दौर में बिल्कुल धीरे धीरे हुआ। इसके बाद बात है कि आधुनिक वैज्ञानिक जो भूगोल है इसका विकास 1859 के बाद, और 1859 का जो वर्ष है इसे भूगोल में एक विभाजक वर्ष के रूप में माना है। 1859 के वर्ष को भूगोल में विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। तो सुनिएगा यहाँ पे बात आई कि 1859 जो इसे भौगोलिक चिंतन और विधि तंत्र के विकास का एक विभाजक वर्ष माना जाता है। तो माना जाता है इससे पहले जो विकास क्रम था तो अपन यूं कहें कि भूगोल को एक तरीके से एक विषय के रूप में ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई थी, इसके बाद मिल पाई। 1859 में ही डार्विन का विकास का सिद्धांत है। 1859 में ही हमबोल्ट और रीटर की मृत्यु होगी। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ है। ये दोनों के दोनों समकालीन भूगोल माने जाते हैं। जब होगी बातें इनकी करेंगे। भूगोल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन इस प्रकार से हो सकता है। पहला, पृथ्वी एवं संसार से परिचय प्राप्ति का काल, जिसे आप प्रारंभिक काल कह सकते हैं। ये ईसा पूर्व में 3000 ईसा पूर्व से लेकर और 170 ईस्वी तक। कहां से कहां तक? मैंने कहा 3000 ईसा पूर्व से लेकर, कहां से लेकर? 3000 ईसा पूर्व से लेकर 170 ईस्वी तक का जो काल है, इस काल को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे पृथ्वी और संसार से परिचय प्राप्ति का काल। ये प्रारंभिक काल रहा है 3000 ईसा पूर्व से लेकर और 170 ईस्वी तक, इस काल को प्रारंभिक काल। लेकिन बात आती है प्राचीन, इस प्रारंभिक काल में क्या क्या देखने को मिला? प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान 3000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व, इसी दौरान ज्योग्राफी जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। और इस काल में जितनी भी जानकारियां थी प्रोक्स थी, और यहाँ पर पुष्ट प्रमाणों का अभाव था। शुरुआती जो अपन पढ़ेंगे कई चीजों पर हंसी भी आएगी। अब जब भूगोल के अंदर पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने क्या क्या बातें बताई हैं। कई कहते थे कि भूगोल है सॉरी पृथ्वी जो है ये 4 खंभों पर टिकी हुई है, कई कहते थे आकाश 3 खंभों पर टिका हुआ है, कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, कोई अनुमानों के आधार पर था। अभी कोई खोज और अन्वेषण का दौर नहीं चला, यहाँ पुष्ट प्रमाणों का अभाव था, इसलिए इस प्रारंभिक काल को पुष्ट प्रमाणों का अभाव कहा है। बात आती है कि ग्रीक और रोमन भूगोल, ये अपन यूं कह सकते हैं कि शुरुआती दौर का शास्त्रीय का क्लासिकल पीरियड। भूगोल के विकास में प्रारंभिक दौर का क्लासिकल जो पीरियड है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 170 ईस्वी तक। अपन ने देखा प्रारंभिक काल 3000 बीसी से 170 एडी, मतलब 3000 ईसा पूर्व से 170 ईस्वी तक का था। इसके अपन ने दो भाग किए, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल ये पुष्ट प्रमाणों का अभाव काल रहा है। जबकि ग्रीक और रोमन भूगोल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 170 ईस्वी तक का, यहाँ पर भौगोलिक ज्ञान को एकत्रित किया गया तथा भौगोलिक ग्रंथ लिखने का काम हुआ। अज्ञात जो विश्व था उसके मानचित्र बनाने के प्रयास हुए। अतः प्रारंभिक शास्त्रीय काल इसे कहा जाता है, जो होमर से लेकर के और टोलेमी तक। कहां से लेकर? होमर से लेकर टोलेमी तक आ जाता है। अपन होमर की बात भी करेंगे, अंधा आदमी था, बिल्कुल अंधा अंधा होकर के इतनी भयंकर भयंकर किताबें लिख डाली, आज तक अपन लोग पढ़ रहे हैं। होमर को तो गए हुए मुद्दत बीत गए हैं, इसीलिए तो कहा जाता है क्लासिकल पीरियड, शास्त्रीय का। बात आती है मध्यकाल, अंधयुग और पुनर्जागरण का। मध्यकाल फिर आया अंधयुग, फिर आया पुनर्जागरण का काल। इन तीनों को 200 ईस्वी से लेकर और 1600 ईस्वी तक में एक साथ ही पिरो दिया जाता है। साथियों सुनिएगा, ये जो अंधयुग और अरब भूगोल वाला जो काल रहा है, अंधयुग इसे यूं कहते हैं क्योंकि इस टाइम में आकर भूगोल के ऊपर धर्म का प्रभाव हो गया। मैं मतलब यूं मानिएगा धर्म ने भूगोल को ढक लिया। धार्मिक जो सिद्धांतों के आधार पर भूगोल बनाए जाने लगे। पृथ्वी के केंद्र में बोलो, रख दो मंदिर को, रख दो मस्जिद को, रख दो गिरजाघर को, रख दो यानी जेरूसलम को, रख दो मक्का को, रख दो। अरब भूगोल वेदा उन्होंने कहा कि मक्का पृथ्वी के सेंटर में,
तो मान लो कि अपने जैसा होता तो राम मंदिर सेंटर में, तो तीसरा होता वो कहता मस्जिद सेंटर में, कोई कहता मकबरा पृथ्वी के सेंटर में। मानचित्र अपने अपने हिसाब से बना लिया, किसी ने टी आकार का मानचित्र बना डाला, किसी ने ओ आकार का मानचित्र बना डाला, इसलिए इसे टीओ मानचित्र का युग भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि धर्म प्रभावी हो गया भूगोल पर। कौन से युग में? आप कहेंगे इस अंध युग में। इतना ज्यादा अंध युग था कि भूगोल को पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं था, सीधा रिलेशन जोड़ दिया धर्म से, और धर्म को प्राथमिकता देते हुए भूगोल को देखा जाने लग गया, यानी धार्मिक नजरिए से, पर्सपेक्टिव जिसे आप कहते हैं, दृष्टिकोण। फिर जैसे आप जा रहे हैं सड़क के किनारे से, अब आप जा रहे हैं तो एक मोची के पास से निकलेंगे, वो आपके जूतों की ओर देखेगा, क्योंकि उसे उसका दृष्टिकोण केवल इतना है कि आपके जूते देख रहे हैं उसको, ये जूते भैया मेरे पास आए सही करवा। आप दुकान पे जाओगे, सामान खरीदोगे, अगला बंदे की नजर आपकी जेब की तरफ रहेगी, भैया पैसे देने। समझ रहे हो? एक कुर्सी है, राजनेता इस कुर्सी को अलग दृष्टिकोण से देखेगा, एक अध्यापक उस कुर्सी को अलग दृष्टिकोण से देखेगा, एक दुकानदार उसको बेचना ही है, एक बढ़ई जो बनाएगा फैक्ट्री में बनेगी वहां उनको बनाने का दृष्टिकोण है। तो वही बात है, यहाँ तो धर्म के दृष्टिकोण में भूगोल को देखा जाने लग गया। लेकिन फिर भी अरब भूगोलवेता थे, उन्होंने नया ज्ञान भले मर्जी नहीं जोड़ा, लेकिन पुराना जो था उसको बचाए रखा। इसलिए अरब भूगोलवेताओं के योगदान को भूगोल में स्वीकारा जाता है, नकारा नहीं जाता है। इन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का प्रभुत्व ठीक है, अरब भूगोलवेताओं ने प्राचीन ज्ञान का संरक्षण किया तथा आंशिक वृद्धि देखी, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ाया, लेकिन प्राचीन वाले को बचा के रखा। अब नया कुछ ना जोड़े, कम से कम वही बात सतत पोषण विकास वाली में कहूंगा, नया कुछ ना बनाए, पहले वाले का तो संरक्षण करें, आंशिक वृद्धि कर पाए तो अच्छी बात है, और अरब भूगोलवेताओं ने ऐसा किया। आगे बात आई कि ये जो इसके जस्ट बाद में यात्रा का काल आ गया, अन्वेषण का काल आ गया, पुनर्जागरण का काल आ गया, और जो हेनरी था इसे तो पुर्तगाल में पुनर्जागरण का अग्रज कहा जाता, इसने बहुत सारी खोजें की। कोलंबस जानते हैं आप, उत्तर अमेरिका की खोज कर डाली थी क्या? वास्को डी गामा, अरे भैया वही है क्या, भारत आया? हाँ। मैगेलन, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में मैगेलन जलसंधि पड़ते हैं, बात आती बहन की ग्लोब बना डाला। मर्केटर ने भी मर्केटर के आधार पर तो मर्केटर प्रक्षेप है, ये भी आपका एक अपन कहीं खोजी व्यक्ति था, कोपरनिकस खगोल वगैरह के अंदर अध्ययन किया, यानी अब ये काल पुनर्जागरण का काल आ गया, 1400 ईस्वी तक आ गया। और इसके बाद जैसे आगे चलते हैं, अब 1400 से 1600 तक पुनर्जागरण का काल रहा, और 1600 से लेकर 1859 तक का जो काल है, ये आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल की नींव स्थापना का काल। जैसे ही खोजें वगैरह हुई, पता चला पृथ्वी के बारे में, जाना समझा, कौन है, क्या है, कहां है, क्या उत्तर अमेरिका है, क्या दक्षिण अमेरिका है, क्या भारत है, क्या व्यापार होता है, किस प्रकार होता है, क्या क्या चीजें कहां कहां होती हैं, इन तमाम चीजों को जानने के बाद में अब भूगोल की अपन यूं कह सकते हैं मजबूती के लिए काम किया जाने लग गया, और आधुनिक भूगोल जो अपन पढ़ रहे हैं उसकी ओर ध्यान दिया जाने लग गया। इसलिए आधुनिक भूगोल की नींव स्थापना का काल होता है, और इसी काल के अंदर कांट का वैज्ञानिक भूगोल है, वारेनियस का भूगोल है, गेकर का भूगोल है, और द्वैतवाद का प्रारंभ हो जाता है। अब पता चला कि आप जो भूगोल 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 कर रहे हैं, इसे अपन भौतिक भूगोल में अलग पढ़ सकते हैं, इसे अपन मानव भूगोल में अलग पढ़ सकते हैं, पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं इनको अलग पढ़ सकते हैं, मनुष्य की रिलेटेड जो क्रियाएं हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, इनको अपन अलग पढ़ सकते हैं, है भूगोल, लेकिन अपन इनको अलग अलग पढ़ सकते हैं। द्वैतवाद, और द्वैतवाद का जनक है, ये कौन कहलाता है? तो साथियों याद रखना, वार्नियस को द्वैतवाद का जनक है। इसी टाइम ग्रेक गुप्तावाद की संकल्पना थी, हट्टन की बात करते हैं, हमबोल्ट और रीटर, 1800 से 1859 का काल इनका रहा मुख्य रूप से। ये दूसरा शास्त्रीय काल है माना जाता है। किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा किसने? बात कहेंगे हटसोन ने कि हमबोल्ट और रीटर का जो काल है ये दूसरा शास्त्रीय कहा जाता है। भूगोल था वो एक स्वतंत्र रूप में यहाँ से आगे चल पड़ता है, और इसके बाद का जो काल है ये वर्तमान में अपन देख रहे हैं उत्तर डार्विन काल, नया आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल है, 1859 से 1955 तक, और वर्तमान तक ये चल रहा है। लेकिन इसे आप 1955 तक ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि 1955 के बाद में दूसरा नाम दे दिया गया। यहाँ पर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल अलग रूप में आ जाते हैं। निश्चयवाद की विचारधारा, भू आकृति विज्ञान की विचारधारा, इसका विकास कहाँ होता है? जर्मनी में। नियतिवाद पढ़ेंगे मानव भूगोल में, नियतिवाद, नियति ही सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, मानव तो प्रकृति का बेचारा दास है, प्रकृति जैसे चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। कौन थे प्रबल समर्थक? बता दीजिए। संभववाद, प्रकृति कुछ नहीं है, मानव चाहे वैसा कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा संभववादियों ने कहा। फिर आए बोले भैया कूल कूल कूल, ऐसा नहीं करना, प्रकृति की भी सुननी है, मानव की भी सुननी है, बीच का रास्ता निकालना है। नव निश्चयवाद विचारधारा अमेरिका में बनती। फिर आगे चले तो भूगोल में मॉडल निर्माण का काल चलता है, ये लगभग 55 से लेकर और 75 तक का काल चलता है। इसी दौरान मात्रात्मक क्रांति आ जाती है, भूगोल के अंदर मॉडल का प्रयोग होना, भूगोल में माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सब का प्रयोग होना, मानव पारिस्थितिक और तंत्र का विश्लेषण होना। जब ये ज्यादा हो गया, मात्रात्मक क्रांति बहुत ज्यादा होगी, फिर जाके चला भैया मानव को तो अपन भूल गए, अपन तो ज्यादा ही तकनीकी में घुस गए, तब जाके मानवतावादी भूगोल आता है। इसके बाद में कल्याण पर भूगोल आता है। भूगोल के साथ साथ ही देखा गया कि किस प्रकार से मानव कल्याण को भूगोल के केंद्र में रखा जाए। क्लास में आते आते उत्तर भूगोल, उत्तर आधुनिक भूगोल और भूगोल का पुनर्मेल हो जाता है 1990 के बाद में, अभी तक चल रहा है। आप इसी युग के भूगोल में हैं। ये थी आज की क्लास, इसलिए आपको उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी और चीजों का संकलन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए विदा।